हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज, जिसका बच्चा हमने अपना थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया था, जहां पे हमने मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, देन उसके एडवांटेजेस, देन लिमिटेशंस एंड लास्ट में हमने टाइप ऑफ रेशियोज पढ़ा था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो आज बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट फंक्शनल रेशियो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। अब मैंने आपको पहले बता ही दिया था लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है। वो रेशियोज बच्चा जो हम कैलकुलेट करते हैं अपनी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन जानने के लिए, मींस क्या हमारी कंपनी शॉर्ट टर्म में अपने डेब्ट्स को पे कर सकती है। विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल वाली चीज़ें बेसिकली इसमें काउंट कर ली जाती है। क्या हम विद इन 1 ईयर अपनी जो करंट लायबिलिटीज़ वगैरह है उनको पे करने की एबिलिटी रखते हैं। तो वहाँ से आप अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को मेज़र करते हैं। देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। कई बार बच्चा इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज रेशियो भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी रेशियो मेजर करती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज, वेयर एज जो आपकी अभी सॉल्वेंसी रेशियो नेक्स्ट आएगी वो मेजर करती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। कई बार थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है तो लिक्विडिटी पोजीशन मेजर करेगी, अगर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है तो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो मेजर करेगी। ठीक है, to measure the short term solvency of the business, that is the firm's ability to meet its current obligations। जो इसके currently obligations हैं, मीन्स जो विद इन द 1 ईयर अराइज होने वाले हैं, क्या हमारी कंपनी के अंदर वो एबिलिटी है उनको पे करने की। अगर एबिलिटी है तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, अगर नहीं है तो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, These are analyzed by looking at the amount of current assets and current liabilities। हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चा, हम बैलेंस शीट में अपनी करंट एसेट्स को देखेंगे, साथ ही साथ हम अपनी इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड्स में करंट लायबिलिटीज को देखेंगे। इन दो कंसेप्ट्स को लेके सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को चेक करके हम अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर बच्चा हम 2 रेशियो सीखते हैं। फर्स्ट वन इज हमारी करंट रेशियो एंड सेकेंड वन इज हमारी क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो भी जिसको बोल देते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आएगा, लिक्विड रेशियो आएगा। तो कौन सी 2 रेशियो होती है बच्चा, करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज आपकी लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को आप क्विक रेशियो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली रेशियो जो कि रहेगी हमारी करंट रेशियो। देखिए, करंट रेशियो क्या होती है बच्चा, करंट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। मींस करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मींस वो आ जाएगी आपकी करंट रेशियो। और ये कौन सी रेशियो हुई, आपकी बैलेंस शीट रेशियो भी हुई अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जाते हैं। ठीक है, ऊपर आपको करंट एसेट्स रखना है, नीचे आपको करंट लायबिलिटीज की फिगर रखनी है। जो भी रेशियो आएगी वो बन जाएगी बच्चा आपकी करंट रेशियो। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन वही है, करंट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। सेकंड वन उसका फॉर्मूला है वही, करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो देखिए, करंट एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है, वैसे तो बच्चा आपको पता ही है, जब हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, और ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, करंट लायबिलिटीज में क्या आती है, नॉन करंट में क्या आएगा, करंट में क्या आएगा। ठीक है, तो वैसे फिर भी लिखा हुआ है, करंट एसेट्स इंक्लूड द करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ध्यान रखिएगा आपके दोनों आते हैं, डेटर्स प्लस BR। तो अगर कई बार बच्चा कंफ्यूज करने के लिए ना आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर भी दे देगा और डेटर्स की फिगर भी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना, आपको डेटर्स की फिगर को नहीं यूज़ करना है, आपको ट्रेड रिसीवेबल्स की फिगर्स को यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि उसी के अंदर आपके डेटर्स प्लस BR इंक्लूड हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स एंड एक्रूड इनकम। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं बच्चा वो चली जाएगी आपकी करंट एसेट्स में। देन करंट लायबिलिटीज़ में क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रखा है विद इन 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल जो पे करना है। ट्रेड पेवेबल्स हो गए, सेम जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है, इसके अंदर भी आपके क्रेडिटर्स प्लस हमारी बिल्स पेवेबल दोनों इंक्लूड होंगी। अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहाँ चले जाएंगे बच्चा, आपके करंट लायबिलिटीज में। ठीक है,
इट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ डिग्री टू विच करंट एसिड्स कवर द करंट लायबिलिटीज। ये बच्चा आपकी रेशो जब आएगी तो आपको बता देगी कि कितनी करंट एसिड्स ने हमारी करंट लायबिलिटीज को कवर कर रखा है। नॉर्मली जैसे मैं कहती हूँ कि हमारी रेशो 3:1 है, तो मीन्स जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ अगर 1 है तो उस टाइम पे करंट एसिड्स आपकी 3 है, मतलब वो 3 गुना उससे ज़्यादा है, इतनी कवरेज उसने दे रखी है। तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन मच बेटर है, मीन्स आप आराम से अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है उनको पे करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं और क्या है करंट रेशो के अंदर। देखिए, द एक्सेस ऑफ करंट एसिड्स ओवर द करंट लायबिलिटीज प्रोवाइड मेजर्स ऑफ सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल अगेंस्ट अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ करंट एसिड्स एंड फ्लो ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली अगर करंट एसिड्स ज़्यादा है करंट लायबिलिटीज से, मीन्स एसिड्स ज़्यादा है, आप उनको सेल करके करंट लायबिलिटीज़ का पैसा पे कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा होगी आपकी करंट एसिड्स तो उतना ही मार्जिन अवेलेबल होगा, तो वो एक अच्छी चीज़ रहती है, वो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करवा देती है। नॉर्मली इट इज़ सेफ टू हैव दिस रेशो विद इन द रेंज ऑफ 2:1। नॉर्मली जो हमारी करंट रेशो बच्चों उसकी जो आइडियल रेशो मानी जाती है वो 2:1 मानी जाती है। मीन्स जो आपकी करंट एसेट्स है वो आपकी करंट लायबिलिटीज से डबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 1 लाख है करंट लायबिलिटीज़ तो वो 2 लाख होनी चाहिए। अगर वो जिस भी तरीके से है तो करंट एसेट्स आपकी ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए। तो ये एक आइडियल रेशो मानी जाती है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी अच्छी बात नहीं है, इससे कम होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो 3 है, मतलब 3:1 का हमारा प्रोपोर्शन आ रहा है, करंट रेशो 3:1 है, मीन्स वो 2:1 ना होके 3:1 है, मतलब हमारी करंट एसेट्स ज़्यादा है। बच्चा करंट एसेट्स अगर हमारी ज़्यादा होंगी मीन्स हमने करंट एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, हम अपनी एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एसेट्स ऐसे ही बिजनेस में पड़ी है, वो जल्दी से कैश रिलाइज नहीं करा पा रही हैं। लाइक मैं कह देती हूँ कि जो डेटर्स है उनमें पैसा अटका पड़ा है, या फिर जो हमारी इन्वेंट्री है हम उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बोल देते हैं कि भी आप अपनी एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इससे कम है तो बेसिकली एक वो रिस्की पोजीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर रिस्की पोजीशन है तो मीन्स आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली शायद पेमेंट ना भी कर पाएँ, तो वो आपकी ओवरऑल पोजीशन को भी अफेक्ट करता है। तो ना ये ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा आपकी कम होनी चाहिए। कम है तो रिस्की पोजीशन है, अगर हाई है तो मीन्स आपके फंड्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, आप उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आइडियल रेशो क्या मानी जाती है 2:1, कि ये आपकी करंट एसेट्स ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए आपकी करंट लायबिलिटीज से। डन। अब हम इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेते हैं कि करंट एसेट्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चा, देखिए आपके पास ये एक टेबल है, मतलब मैंने इसमें जस्ट आपको नॉर्मल फिगर्स लिखी है, यहाँ से हम निकालेंगे अपनी करंट रेशो। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हमारी बच्चा करंट एसेट्स। जो आपकी करंट एसेट्स रहेगी वो कितनी आ जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आपकी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आपको पता ही है वो आपकी करंट एसेट्स होती है, तो वो कितनी रहेगी बच्चा 40,000। देन नेक्स्ट रहता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये आपकी नॉन करंट एसेट्स है। देन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो भी नॉन करंट है। देन आपकी गुडविल वो भी नॉन करंट है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स ये कितने के है बच्चा 180 के। ठीक है, देन नेक्स्ट है कैश बैलेंस, ये भी हमारा एसेट्स है, ये है बच्चा आपका 80,000। देन नेक्स्ट ट्रेड पेबेबल्स वो हमारी लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, देन रेंट पेबेबल वो भी लाइबिलिटीज़ है। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस ये आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, दैट इज़ 30,000। देन नेक्स्ट क्या है हमारा डिविडेंड पेबेबल, वो भी नहीं आएगा। देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपकी कितनी है बच्चा 390 हमारी इन्वेंट्री है। देन डिवेंचर्स वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट वो करंट लायबिलिटी। देन प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज़ ऑल्सो हमारी करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये एसेट्स में आ गई हमारी ये वाली चीज़ें। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। 40 + 180 दैट इज़ 220, 220 + 83, 3 + 3 दैट इज़ 6, 690, 690 + 30 दैट इज़ 720। 720 क्या है बच्चा हमारी करंट एसेट्स है। अब सेम इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे आपकी करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ के अंदर वही फिर से शुरू से आ जाइए। शुरू की चारों चीज़ें हमारी एसेट्स थी,
देन ट्रेड रिसीवेबल्स भी एसेट्स, कैश ट्रेड पेबेबल, सबसे पहले आपका ट्रेड पेबेबल्स आ गया, दैट इज 1,20,000। देन रेंट पेबेबल, वो भी हमारी करंट है, दैट इज 10,000। देन नेक्स्ट है डिविडेंड पेबेबल, दैट इज 30,000। देन नेक्स्ट क्या आएगा बच्चा, डिवेंचर्स आपके नॉन करंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 25। देन प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज शॉर्ट टर्म दैट इज 55। देन अब हम इनको प्लस करते हैं, 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 30 160, 160 प्लस 20 180, और ये 5 आ जाएगा तो 190, 190 प्लस 50 दैट इज 240। ठीक है, तो आपकी करंट रेशो क्या रहेगी बच्चा, करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 240। तो जब हम इसको कट करेंगे इट विल बी 3:1 बिकॉज ये 3 4 12 3 6 7, यानी जी 3:1 हमारी करंट रेशो कितनी आ जाती है बच्चा, 3:1। मीन्स जो आपकी करंट एसिड्स है वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली उसके कंपैरिजन में 3 गुना है। मीन्स जो हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छे से पे कर पाएगी, बट वो अपने रिसोर्सेज को अफेक्टिव यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी करंट एसिड्स आइडल पड़ी है, शायद वो अपनी इन्वेंट्री को नहीं सेल कर पा रही है, शायद वो अपने डेटर्स से पैसा नहीं रिलाइज करा पा रही है। तो इस तरीके से 2:1 जो आपकी आइडियल रेशो थी उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा है। बट लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है बिकॉज आपके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, बट इट विल बी नॉट फॉर द अफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो एक कंपनी को करना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आपको अपनी करंट रेशो को कैलकुलेट करना होता है। डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस। अब हम अपनी क्विक रेशो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्टली हमने अपनी करंट रेशो कर ली है, अब हम देख लेते हैं अपनी लिक्विड रेशो। क्विक रेशो या फिर लिक्विड रेशो इसका नाम है, इसको बच्चा एक नाम से और बोला जाता है क्विक रेशो, लिक्विड रेशो एंड थर्ड वन इज एसिड टेस्ट रेशो। ये तीनों नाम आपकी इस रेशो के रहेंगे, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विडिटी पोजीशन मेजर करने के लिए हम 2 रेशोज कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो जो हमने अभी सीखी, अब हम सीखते हैं अपनी लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या फिर एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए इट इज़ द रेशो ऑफ क्विक और लिक्विड एसिड्स टू करंट लायबिलिटीज। जैसे यहाँ पे हमने करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज किया था, नीचे आपका सेम रहेगा करंट लायबिलिटीज। जो ऊपर की फिगर है वहाँ पे करंट एसिड्स की जगह ना रख के हम रखेंगे बच्चा लिक्विड एसिड्स। बेसिकली जो आपकी क्विक रेशो होती है वो मेजर कर देती है कि कितनी जल्दी, करंट रेशो ने आपका मेजर किया क्या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल आप अपनी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली क्विक रेशो उससे भी जल्दी आप क्या अपने डेब्ट्स को, जो आपकी करंट लायबिलिटीज है उसको पे करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये करंट एसिड्स को ना लेके बच्चा लिक्विड एसिड्स को ले लेते हैं, मींस जो ऑलमोस्ट कैश के ही फॉर्म में है, जिनको कैश में कन्वर्ट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्विक रेशो क्या रही, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखिए द क्विक एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेबल इनटू द कैश। लाइक हमारी इन्वेंट्री होगी बच्चा, उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, सेल्स करनी पड़ेगी, और कुछ लोग उसको क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो जिससे हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो ये वही चीज़ बोल रही है कि आप उस चीज़ को, उन वाली एसेट्स को हटा देते हैं जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर जो कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे उसी में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए वाइल कैलकुलेटिंग क्विक एसेट्स वी एक्सक्लूड द इन्वेंट्रीज एट द एंड एंड अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिकॉज वो आपके कभी कैश में नहीं कन्वर्ट होंगे। एडवांस टैक्स वो ऑब्वियसली बाद में एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको भी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द करंट एसेट्स। तो आपको कुछ भी नहीं करना, करंट एसेट्स को कैलकुलेट करके उसमें से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस तरीके की चीज़ों को माइनस कर देना है। करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर ही ली है, डिवाइडेड बाय वो करके हम फिगर निकाल लेंगे अपनी क्विक रेशो। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया। तीनों नाम ध्यान रखिएगा, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो एंड एसिड टेस्ट रेशो। डन। अभी जो हमने बच्चा करंट रेशो वाला एग्जाम्पल लिया था उसी को हम ले लेते क्विक रेशो कैलकुलेट करने के लिए। तो करंट लायबिलिटीज तो सेम रहेगी, अब बस आपको कैलकुलेट करना है आपकी क्विक एसेट्स। अगर हम अपनी क्विक एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए करंट एसेट्स क्या थी आपकी 720, आपको इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं।
मार्केटेबल को नहीं करना, वो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही होती है ऑलमोस्ट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, गुडविल ट्रेड, रिसीवेबल्स भी नहीं, कैश बैलेंस नहीं। आपका रहता है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, मतलब आपने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस किए दैट इज 30,000, आप इसको माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट डिविडेंड भी नहीं, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है बच्चा हमारी 390 की, ठीक है। यही दो चीज़ें और नहीं है। इन दोनों को माइनस करके देखिए आपकी क्विक एसेट्स क्या बन जाती है, 30 + 390 दैट इज़ 420। आपको यहाँ से 420 को जब आप माइनस करेंगे तो इट विल बी 3 lakhs, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए आपकी क्विक रेशो, दैट इज़ लिक्विड एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसिड्स क्या है 3 lakhs डिवाइडेड बाय आपकी करंट लायबिलिटीज़ थी बच्चा 240, ठीक है। तो ये हमारी कितनी चली जाएगी 10:8। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी 5:4, ठीक है। 5:4 ये हमारी रेशो रहेगी। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा 1 और इधर 1.25, ठीक है। दोनों में से आप कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1.25:1। नॉर्मली बच्चा हम बोल देते हैं वैसे कि लिक्विड जो क्विक रेशो है वो जैसे करंट रेशो बोलते हैं ना 2:1 होनी चाहिए। नॉर्मली माना जाता है कि जो क्विक रेशो अगर वो 1:1 हो तो आपकी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे वही है, जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है, बट आपके जो फंड्स है वो शायद आइडियल पड़े हैं, आप उनको इफेक्टिव तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि करंट रेशो भी हमारी ज़्यादा है और आपकी लिक्विड रेशो नॉर्मली जो आइडियल रेशो 1:1 मान ली जाती है उससे ज़्यादा है। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चा आपको करंट रेशो एंड क्विक रेशो को कैलकुलेट करना आना चाहिए। डन। अब एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं बच्चा। कई बार आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिए वो देखते हैं। फर्स्टली बच्चा आपको ये इस तरीके से पूछ लेगा कि कुछ और फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए दे देगा। यहाँ पे हमने करंट रेशो कैलकुलेट की, क्विक रेशो कैलकुलेट की। देखिए यहाँ पे उसने आपको करंट रेशो भी दे दिया, उसने आपको क्विक रेशो भी दे दिया, आपको उसने बोला कुछ और कैलकुलेट किए, तो आपको फिगर्स को पुट करके वो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए आपकी करंट रेशो बच्चा 3:5:1, ठीक है। मीन्स आपकी जो आपकी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ है वो कितनी है 3.5:1, ठीक है। क्विक रेशो बोल रहे 2:1 है। ये आपकी करंट रेशो थी, ये है आपकी क्विक रेशो। ये कितनी बोल रहा है बच्चा, ये है आपकी मीन्स लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ कितनी है 2:1। डन। देन नेक्स्ट रहता है इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इन्वेंट्रीज। मतलब करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो वो कितनी आ जाती है बच्चा आपकी क्विक लिक्विड एसेट्स। यही बोल रहे जो इन्वेंट्री है ना ये आपकी 24,000 है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको आपकी करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स को निकालना है, ठीक है। देन कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। आपको बताना है कि क्या हमारी करंट एसेट्स रहेंगी और क्या हमारी करंट लायबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट्स करंट लायबिलिटीज़। जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है बच्चा वो एक्स है, मतलब जो ये करंट लायबिलिटीज़ है ये आपकी एक्स है, हमने इसको एज्यूम कर लिया, दोनों में सेम रहेगा। तो ये कितनी हो गई उसकी 3.5x। तो करंट एसेट्स कितनी हो गई बच्चा 3.5x, और जो आपकी क्विक एसेट्स है वो कितनी बन गई 2x, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आपको बताया कि इन्वेंट्री है दैट इज 24,000। तो 3.5x माइनस 2x इज इक्वल टू 24,000, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1.5x इज इक्वल टू 24,000। यहाँ से x को कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 × 10। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 816, ठीक है। हमारी जो x है वो कितनी आ गई बच्चा 16,000। x हमने क्या माना था करंट लायबिलिटीज़, तो ये करंट लायबिलिटीज़ आपकी कितनी आ गई 16,000। अब इस x की फिगर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल आएगा बच्चा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स निकालना है, क्विक एसेट्स निकालना है। क्विक एसेट्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट के लिए 3.5 से। अब करंट एसेट्स निकालनी थी तो करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी 3.5 × 16,000, जो भी हमारी फिगर आएगी वो निकल आएगी,
ठीक है, ये आएगी हमारी 16,000 इंटू 3.5, इट विल बी 56,000। अगर मैं क्विक एसिड्स भी कैलकुलेट कर लेती हूँ तो ये हो जाएगी आपकी 32,000। क्लियर है? तो कई बार बच्चा इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन रेशियोज दे देगा, बट आपको कुछ और कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, रेशियोज दे के आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ बोल दे कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से आपको ऐसी चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बेसिक मैथ से हम लोग पढ़ते आते हैं कि किसी चीज़ को एक्स लेके एज्यूम करके हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डन। तो इस तरीके से भी कई बार बच्चा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिंपल तो इस तरीके से कैलकुलेट करना ही करना है, बट फिर भी कई बार उस तरीके से भी आपको चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चा। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा, जस्ट ए सेकेंड। Current ratio is 2:1. Which of the following transactions would improve, reduce or not change the current ratio? बच्चा उसने हमें बोला जो हमारी करंट रेशियो है वो 2:1 है। नीचे 4-5 ट्रांजेक्शन्स गिवन थी। अब आपको बताना था इस ट्रांजेक्शन से हमारी करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो डिक्रीज होएगी, क्या वो इंक्रीज होएगी, या फिर उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि करंट एसेट्स ये है आपकी, करंट लायबिलिटीज ये है, करंट रेशियो आपकी ये बन गई, तो बताइए भाई इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपको ये इफेक्ट भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। हम एक दो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट इसको करते हैं। देखिए फर्स्ट वन आपकी बोलता है बच्चा जो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे पहले इसने आपको बता दिया कि जो इसकी करंट रेशियो है भाई वो 2:1 है। ठीक है, करंट रेशियो उसने बता दिया 2:1 है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी करंट एसेट्स है बच्चों वो 20,000 है और जो करंट लायबिलिटीज़ है वो 10,000 है। ये आप एज्यूम कर सकते हो, कोई भी फिगर आप एज्यूम कर लीजिए जिससे 2:1 आपका आ जाए, चाहे 40,000, 20,000, 2 लाख, 1 लाख, एनीथिंग। ठीक है, देन देखिए फर्स्ट स्टेप परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। जब उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए होंगे तो उसे क्या हुआ होगा, हमारे पास इन्वेंट्री बढ़ गई होगी। ऑब्वियसली बात है, गुड्स आ गए तो क्या बढ़ा होगा बच्चे, इन्वेंट्री बढ़ी होगी हमारी। साथ ही साथ उसने क्रेडिट पे परचेज करे तो मीन्स हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए होंगे। दोनों तरफ आपका सेम इफेक्ट आ गया। मैं कह रही हूँ आपने 10,000 के गुड्स परचेज कर लिए या फिर कह लो आपने 25,000 के गुड्स परचेज कर लिए, तो इन्वेंट्री बढ़ी तो क्या चला गया आपका फर्स्ट 25,000, नीचे हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए तो ये आ गया 15,000। तो यहाँ से हमारी रेशो क्या बन गई बच्चा, इट विल बी 5:3। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी चली जाएगी 1.66 करके, 1.66:1। पहले हमारी रेशो थी बच्चा 2:1, अब हमारी रेशो हो गई है 1.66:1। आप कुछ भी एज्यूम करके जब हमने करा, मीन्स यहाँ से क्या फ़र्क पड़ा, जो सबसे पहली अगर आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे तो उससे हमारी जो रेशो थी बच्चा वो रिड्यूस हो गई है। क्या हो गई है, हमारी रेशो रिड्यूस हो गई है। देखिए आपने गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट पे तो आपका स्टॉक बढ़ गया है, तो आपकी करंट एसेट्स बढ़ गई है। साथ ही साथ जब आपने उसको क्रेडिट पे परचेज करा तो उससे क्या होएगा, आपका क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से नीचे करंट लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। जब दोनों ऊपर और नीचे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मली आपकी जो करंट रेशो होती है बच्चा वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? अब देख लेते हैं आपकी सेकंड। हमारा सेकंड है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर द ₹6,000। 5,000 रुपये के गुड्स थे, आपने सेल कर दिया उनको 6,000 में। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होएगा, आपके पास कैश आ जाएगा और स्टॉक आपका चला जाएगा। ठीक है, अब कितने का कैश आया, 6,000 का बच्चा। कैश कितने का आया आपके पास, 6,000 का प्लस 6,000 माइनस क्या हो जाएगा, जितने के गुड्स गए, गुड्स कितने के गए, 5,000 के। ठीक है, तो आपको ओवरऑल करंट एसेट्स कितने से इंक्रीज हो गई, आपकी 1,000 रुपये से इंक्रीज हो गई। भाई गुड्स तो कम के गए थे, प्रॉफिट के साथ कैश तो आ गया ना हमारे पास, 6,000 का कैश आ गया, उससे 1,000 रुपये ओवरऑल करंट एसेट्स में ओवरऑल 1,000 रुपये का डिफरेंस आ गया, इंक्रीज हो गई। अब देखिए करंट लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, गुड्स आपने सेल करे, स्टॉक गया, पैसा आपके पास आया, कैश बढ़ गया, तो करंट लायबिलिटीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर हम सेकंड को करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ आपकी कितने से हो गई बच्चा, 21,000 डिवाइडेड बाय 10,000।
तो ये कितनी हो गई 2.1:1। मीन्स जो आपके करंट एसिड्स है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, मीन्स आपने जब गुड्स को सेल करा ज़्यादा पे तो आपकी जो करंट एसिड्स है वो इम्प्रूव हो गई है। डन। देखिए अब थर्ड देख लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मीन्स उसने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। अब जब उसने डिबेंचर्स को रिडीम किया होगा तो वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ में चले जाएंगे। मीन्स आपकी करंट लायबिलिटीज़ रिड्यूस होने वाली है। साथ ही साथ जब आपने उसको रिडीम करा, ऑब्वियसली बात आपके पास से कैश चला गया है, तो दोनों तरफ से आपका कैश चला गया। मैं कहती हूँ कि मैंने 5,000 के डिबेंचर्स रिडीम करे थे तो कैश चला गया, तो करंट एसिड्स कितनी हो गई बच्चा 15,000 की। सेम आपके लायबिलिटीज़ भी कम हो जाएंगे 5,000 से, तो ये हो गई 5,000। तो ये आपकी रेशियो आ गई 3:1 थी, कितनी 2:1। तो इससे भी क्या हुआ, आपकी इम्प्रूव हो गई। मीन्स अगर आपकी करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटीज इक्वली अमाउंट से बढ़ रही है तो रेशियो बच्चा डिक्रीज हो जाएगी। अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट से आपकी डिक्रीज हो रही हैं, रिड्यूस हो रही है, तो करंट एसिड्स इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो डिवाइड में है तो उससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। क्लियर है। देखिए फोर्थ देख लेते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने शेयर्स इशू करे हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स लिया। फिक्स्ड एसेट्स लेने से आपकी क्या बढ़ गई बच्चा, नॉन करंट एसेट्स बढ़ गई है। ठीक है, तो उससे क्या हमारी करंट एसेट्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। हमने साथ के साथ शेयर्स इशू करे, शेयर से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल को इफेक्ट करेगी, तो ना इसने हमारी करंट लायबिलिटीज को इफेक्ट करा, ना इसने हमारी करंट एसेट्स को। तो डी ने क्या किया बच्चा, कुछ भी चेंज नहीं किया, नो चेंज। क्लियर है, क्यों? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से ना तो हमारी करंट एसेट्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा, ना ही हमारी करंट लायबिलिटीज पे पड़ा। डन। लास्ट वन देख लेते हैं, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। आपने इन्वेंट्री परचेज की थी, कैश में की थी, लेकिन ठीक है मैं कहती हूँ वही आपने 5,000 के गुड्स परचेज किए थे, तो स्टॉक कितने का बढ़ गया बच्चा, 5,000 का। ठीक है, कैश में आपने परचेज करा तो 5,000 का कैश भी चला गया, तो करंट एसेट्स पे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, 0 नील। 5,000 का कैश चला गया, 5,000 का स्टॉक हमारे पास आ गया, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। करंट लायबिलिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ से भी क्या आएगा बच्चा, नो चेंज। देखिए जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदने की वजह से हमारी करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो गई थी, तो हमारी रेशियो रिड्यूस हो गई थी। बट यहाँ पे हमने कैश में खरीदा तो इसकी वजह से हमारी करंट एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जितने का स्टॉक आया उतने का कैश चला गया, तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और करंट लायबिलिटीज पे तो नो चेंज। तो इस तरीके से बच्चा आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि अगर ये ट्रांजेक्शन है, ये रेशियो, तो इस ट्रांजेक्शन का इस रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो रिड्यूस होएगी, क्या वो कोई भी चेंज नहीं होगी, क्या वो इम्प्रूव होएगी। कई बार बच्चा इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डन। अगर बाई चांस आपको नॉर्मली कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको इस तरीके से आप कोई भी रेशियो को एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, उसने आपको सिर्फ 2:1 दे दिया, आप कोई भी फिगर एज्यूम कर दिए जिससे आपकी करंट रेशियो 2:1 बन जाए। ठीक है, और उस फिगर्स के अकॉर्डिंगली लेके फिर आप करिएगा क्वेश्चंस को, तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मली खाली पढ़ते हुए करेंगे तो कई बार गलती होने के चांसेस रहेंगे, बट अगर आप इस तरीके से मैथ्स के फॉर्मूला में उसको रख के करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम रहेंगे। डन। तो बच्चा ये था हमारा लिक्विडिटी रेशियोज का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने देखी लिक्विडिटी की दोनों रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, तो आपको दोनों रेशियोज अच्छे से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। दोनों का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट रेशियो। और क्विक रेशियो में कुछ नहीं करना, करंट एसेट्स में से उन वाली एसेट्स को माइनस कर दीजिए जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। नॉर्मली आपकी इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, तो आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी दोनों रेशियोज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम करेंगे अपनी सॉल्वेंसी रेशियोज को। ठीक है, अब देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चा, उसके क्या आंसर थे। हमारे दोनों क्वेश्चंस थे बच्चा ये। फर्स्ट वन था, इफ ए रेशियो इज कंप्यूटेड विद इन वन वेरिएबल फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर वेरिएबल फ्रॉम द बैलेंस शीट, देन इट इज नोन एज, हमें क्या बोलते हैं, जब एक बैलेंस शीट से लिया, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कंपोजिट रेशियो उसको बोला जाता है। दोनों
दोनों अगर बैलेंस शीट से होते तो बैलेंस शीट रेशो, दोनों अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होते तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। एक वहां से लिया, एक वेरिएबल वहां से लिया, तो कंपोजिट रेशो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन द व्हाट इज द अदर नेम फॉर द एक्टिविटी रेशो, आपको बताया ही था मैंने। एक्टिविटी रेशो के दो नाम और होते हैं, एफिशिएंसी रेशो एंड टर्नओवर रेशो। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्नओवर रेशो। क्लियर है बच्चों? तो बच्चा अब आपको ये लिक्विडिटी रेशोज वाला जो कंसेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अलग अलग तरीके से। अगर आपसे, ये तो सिंपल क्वेश्चंस था, ये ट्रांजैक्शंस के क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक मैंने आपको करके दिखाया था। अगर दोनों रेशोज गिवन है, कुछ और कैलकुलेट करने के लिए बोल दे कोई वेरिएबल, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से बच्चा एग्जाम में आपसे घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है दोनों रेशोज का, ठीक है, और करंट एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, उन फिगर्स को पुट करिएगा और कोई ना कोई आपकी फिगर्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। डन। तो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम करेंगे अपना सॉल्वेंसी रेशियो को शुरू। सॉल्वेंसी रेशियो में हमारी 4-5 रेशियो आ जाती है, तो वो जहां तक है हमारा 2 लेक्चर के अंदर कवर रहेगा। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमारी 2 ही रेशियो आती है, ठीक है। तो मिलेंगे बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।